हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च ऑनलाइन क्लासेस। हम रसायन विज्ञान एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 अध्ययन कर रहे हैं, जो महेश कुमार बर्नवाल कॉस्मोस पब्लिकेशन का बुक है। आज छठा लेक्चर है, जिसमें अध्याय 6 अम्ल, क्षारक एवं लवण का विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम विषय विस्तार को देख लेते हैं। इसमें पहला हो जाएगा रासायनिक यौगिक के प्रकार को देखेंगे, अम्ल, क्षारक, लवण। इसके बाद कार्बनिक अम्ल को देखेंगे, कार्बनिक अम्ल अथवा खनिज अम्ल को देखेंगे, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे, अम्लों के उपयोग को देखेंगे। इसके बाद देखेंगे क्षारक। इसके बाद क्षारकों के प्रकार को देखेंगे, जिसमें हो जाएगा जल में विलयता के आधार पर और सांद्रता के आधार पर और अम्लीयता के आधार पर। इसके बाद देखेंगे हम जल में विलयता के आधार पर हो जाएगा प्रबल अम्ल और क्या दुर्बल अम्ल। इसके बाद देखेंगे सांद्रता के आधार पर, जिसमें हो जाएगा सांद्र क्षारक और तनु क्षारक हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम क्षारकों की अम्लीयता के आधार पर वर्गीकरण, हो जाएगा एकल अम्लीय क्षारक, द्विअम्लीय क्षारक और त्रिअम्लीय क्षारक। इसके बाद देखेंगे क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। इसके बाद देखेंगे अम्लों एवं क्षारकों की विशिष्ट वैज्ञानिक संकल्पनाएं। इसके बाद हम देखेंगे अर्हेनियस अम्ल एवं अर्हेनियस क्षारक, ब्रॉन्स्टेड लॉरी अम्ल एवं क्षारक सिद्धांत को देखेंगे। इसके बाद देखेंगे लुईस अम्ल क्षारक। इसके बाद लवण को देखेंगे, अम्लों के प्रकार को देखेंगे, इसमें हो जाएगा अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण। इसके बाद पीएच पैमाना को देखेंगे, अम्लीय पदार्थों का पीएच मान को देखेंगे और सामान्य लवण एवं उनके उपयोग को भी हम देखेंगे। इतने सारे थे विषय विस्तार। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, सभी रासायनिक यौगिकों को उनके विशिष्ट गुण धर्मों के आधार पर 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। रासायनिक यौगिक में हो जाएगा अम्ल, क्षारक और लवण। पहले हम सबसे अम्ल को देख लेते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा, इसीलिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल एसिड वह रासायनिक यौगिक यानी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन H+ त्याग करता है अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अधिकांश अम्लों में विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, जो मुक्त होकर जल में धनायन एवं ऋणायन का निर्माण करते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कुछ अम्लों के उदाहरण भी नीचे दिया गया है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला याद रखना है H2SO4। इसके बाद नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3, फॉस्फोरिक अम्ल का हो जाएगा H3PO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हो जाएगा HCl। इसके बाद देख लेते हैं अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार में हम देखेंगे अम्ल के स्रोत, इसमें हो जाएगा कार्बनिक अम्ल हो जाएगा, वो कार्बनिक अम्ल अथवा खनिज अम्ल हो जाएगा। ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर देखेंगे ऑक्सी अम्ल। इसके बाद हाइड्रा अम्ल। इसके बाद हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्रबल अम्ल। इसके बाद दुर्बल अम्ल। जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर हो जाएगा सांद्र अम्ल। इसके बाद तनु अम्ल। तो चलिए कार्बनिक अम्ल को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ऐसे अम्ल जो विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों जैसे पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। सभी कार्बनिक अम्लों में कार्बनिक अनिवार्य रूप में उपस्थित होता है और विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, दूध, दही एवं जीव कार्बनिक अम्लों के स्रोत है। सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आदि उनके प्रमुख उदाहरण है। कार्बनिक अम्ल अथवा खनिज अम्ल। अकार्बनिक अथवा खनिज अम्ल प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, बल्कि उन्हें अकार्बनिक खनिजों से प्राप्त किया जाता है। खनिज अम्ल वस्तुतः वे यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोजन अथवा अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 सर्व प्रमुख खनिज अम्ल हैं, जिन्हें बेंच अम्ल भी कहा जाता है। अकार्बनिक अम्ल एवं उनके स्रोत। सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, टमाटर आदि खट्टे फलों में पाए जाते हैं सिट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं सिरका में। फॉर्मिक अम्ल, अच्छा इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है मधुमक्खियों एवं चींटियों तथा नेटल नामक वनस्पति के कीटों में। लैक्टिक अम्ल याद रखना है खट्टा दूध एवं दही में। एस्कॉर्बिक अम्ल में हो जाएगा अमला, पपीता, ब्रोकली आदि में पाए जाते हैं। टार्ट्रिक अम्ल में हो जाएगा कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास आदि। ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा पालक, टमाटर में पाए जाते हैं। और यूरिक अम्ल पाए जाते हैं यूरिन यानी मूत्र में। इसके बाद समझते हैं ऑक्सी अम्ल।
वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त रहता है, कम से कम एक अन्य तत्व भी उपस्थित होते हैं, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। ऑक्सी अम्ल को ऑक्सो अम्ल भी कहा जाता है। फॉस्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल ऑक्सी अम्ल के उदाहरण हैं। ये इसका फॉर्मूला याद रखना है, फॉस्फोरक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इसका फॉर्मूला बस याद रखना है। हाइड्रा अम्ल क्या है? हाइड्रा अम्लों में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है तथा नाइट्रोजन हेलोजन समूह के किसी तत्व अथवा हेलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि के समान किसी तत्व जैसे साइनाइड CN के साथ संयोजित होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा HF, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल हो जाएगा HBr और हाइड्रोसाइनिक अम्ल हो जाएगा HCN। ये याद रखना है। परवल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड को देखते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं परवल अम्ल कहलाते हैं। परवल अम्लों में प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन H+ त्याग करने की उच्च क्षमता होती है, अर्थात परवल अम्ल अपने संगठक तत्वों के आयनों में विखंडित हो जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोब्रोमिक अम्ल हो जाएगा HBr और हाइड्रोआयोडिक अम्ल हो जाएगा HI आदि परवल अम्लों के उदाहरण हैं। दुर्बल अम्ल को समझते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित न होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसका डिफिनेशन याद रखना है। दुर्बल अम्ल अपने हाइड्रोजन आयनों H+ का पूर्णतः त्याग नहीं करते। समान सांद्रता पर दुर्बल अम्लों का pH मान परवल अम्ल से अधिक होता है। एसिटिक अम्ल हो जाएगा और फॉर्मिक अम्ल आदि दुर्बल अम्लों के उदाहरण है। इसका फॉर्मूला याद रखना है एसिटिक का और फॉर्मिक का। इसके बाद समझते हैं सांद्र अम्ल क्या है, यानी कि वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है, सांद्र अम्ल कहलाता है। तनु अम्ल को समझते हैं। वह जलीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है, तनु अम्ल कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मोनोप्रोटिक अम्ल, अम्लों के प्रकार, इसमें हम देखेंगे प्रति अणु त्याग किए गए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अम्लों के प्रकार, परिभाषा देखेंगे और इसका उदाहरण फिर देखेंगे एक एक करके। जैसे मोनोप्रोटिक अम्ल में हो जाएगा, ये अम्ल क्या करता है, जलीय विलयन में मात्र एक प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का त्याग करते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इसके उदाहरण हो जाएंगे। अच्छा, इसमें पॉलीप्रोटिक अम्ल दो तरह के हो जाएंगे, जैसे डाइप्रोटिक अम्ल हो जाएगा, ट्राइप्रोटिक अम्ल। पहले डाइप्रोटिक अम्ल को देखते हैं। ये अम्ल जलीय विलयन में मात्र दो परमाणु यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का त्याग करते हैं और इसका उदाहरण हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और कार्बोनिक अम्ल H2CO3 हो जाएंगे इसमें। इसके बाद हो जाएगा ये अम्ल जलीय विलयन में मात्र तीन परमाणु यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का त्याग करते हैं। ऑर्सेनिक अम्ल में हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा इसका उदाहरण हो जाएगा ऑर्सेनिक अम्ल। इसके बाद देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्ल अभिक्रिया धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लें और धातु में ले लें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा जो कि लवण है और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अम्ल किसी अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। कॉपर ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने पर कॉपर क्लोराइड नामक लवण तथा जल का निर्माण होता है। अभिक्रिया के पश्चात विलयन का रंग नीला हरा हो जाता है। Cu हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड, HCl हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके बाद बनेगा कॉपर क्लोराइड जिसमें क्या होगा, जल इसके साथ रिलीज होगा। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, अम्ल धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करते हैं। इसके बाद हो जाएगा जैसे इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल को ले लेंगे और कॉपर कार्बोनेट ले लेंगे जो कि क्या है, धातु, इससे बनेगा कॉपर सल्फेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। क्षारकों के साथ अभिक्रिया, अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन करते हैं तथा लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया उदासीन अभिक्रिया भी कहलाता है। जैसे अम्ल ले लें, अम्ल इसमें हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके बाद ले लें पोटेशियम क्लोराइड जो कि क्या है, हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, इससे बनेगा जल और पोटेशियम बनेगा क्लोराइड यानी कि क्या, लवण। जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया समझते हैं। अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके
हाइड्रोजन आयन H+ मुक्त करते हैं, परंतु हाइड्रोजन आयन में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, इसलिए यह जल के अणु से संयुक्त होकर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। इसमें हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल ले लेते हैं तो ये बनेगा हाइड्रोनियम आयन, इसके बाद क्लोरीन आयन। अम्ल का जलीय विलयन धातु का सुचालक होता है और अम्ल संक्षारक या क्षयकारी प्रभाव दर्शाते हैं, अर्थात यदि कोई वस्तु यथा लकड़ी, धातु, पत्थर, प्लास्टिक इसके संपर्क में आते हैं तो वह क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। समझते हैं अम्ल के बारे में और अम्ल के उपयोग को समझेंगे, जिसमें एसिटिक अम्ल हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का उपयोग क्या हो जाएगा, सिरके में क्या हो जाएगा 3 से 6% एसिटिक अम्ल होता है और यह अचार बनाने में, सलाद में एवं खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद समझते हैं सिट्रिक अम्ल। यह चमकदार नमक बनाने, धातुओं को साफ करने एवं खाद्य संरक्षण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करेंगे, कार की बैटरी, पेट्रोलियम शोधन, डाई, पेंट आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद समझते हैं नाइट्रिक अम्ल। उर्वरक हो जाएगा, एक्वारेजिया एवं विस्फोटकों के निर्माण में तथा रॉकेट के ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हो जाएगा एक्वारेजिया, रंजकों, औषधियों एवं प्लास्टिक के प्रयोग में भी इसका उपयोग होता है। बोरिक एसिड में हो जाएगा पादपों में बोरोन की कमी दूर करने के लिए, चावल गेहूं के संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में तथा कैरम बोर्ड, ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करेंगे कपड़ों की रंगाई, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, ब्लीचिंग में और जंग के दाग हटाने में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पढ़ते हैं क्षारक के बारे में, बेस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे क्षारक वे रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH- मुक्त करते हैं। क्षारकों में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ये स्वाद में कड़वे होते हैं तथा स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने एवं फिसलन युक्त प्रतीत होते हैं। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में और मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में तथा फिनोल्फ्थीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उन्हें उदासीन कर देता है तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। इसके बाद जल में विलयता के आधार पर क्षारक देखते हैं। जल में घुलने के पश्चात क्षारकों द्वारा उत्पन्न हाइड्रोक्सिलिक आयनों की संख्या के आधार पर क्षारक 2 वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। परवल क्षारक हो जाएगा वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः घुलकर आयनित हो जाते हैं, परवल क्षारक कहलाते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को एल्कली अथवा क्षारक कहा जाता है। ये क्षारक अधिक संख्या में हाइड्रोक्सिलिक आयन उत्पन्न करते हैं, जैसे हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca(OH)2। इसके बाद दुर्बल क्षारक क्या है, वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः नहीं घुलते अर्थात पूर्णतः आयनित नहीं होते, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ये क्षारक कम हाइड्रोक्सिलिक आयन उत्पन्न करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg(OH)2 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH आदि ये हैं। सांद्रता के आधार पर क्षारकों का वर्गीकरण। जल में क्षारक की घुली हुई मात्रा के आधार पर क्षारकों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। सांद्र क्षारक वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, सांद्र क्षारक कहलाता है। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड और सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि। सॉरी, इसमें क्या हुआ था कि क्षारक के बारे में हम सब क्षारक का उदाहरण छोड़ दिए थे, तो चलिए क्षारक का उदाहरण देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg(OH)(2 हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा Ca(OH)(2), सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा Al2O3। क्षारकों के प्रकार को देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे जल में विलेयता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर और अम्लता के आधार पर, और जिसमें हम देखेंगे परवल क्षारक और दुर्बल क्षारक, सांद्र क्षारक और तनु क्षारक। एकल अम्लीय क्षारक, द्विअम्लीय क्षारक और त्रिअम्लीय क्षारक, जिसमें से हम देख लिए, इसमें हम देख चुके हैं परवल अम्ल के बारे में, इसके बाद दुर्बल अम्ल के बारे में, इसके बाद हम देखेंगे सांद्र क्षारक के बारे में। चलिए नीचे देखते हैं तनु क्षारक क्या है।
वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है तनु क्षारक कहलाता है। यानी कि वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है तनु क्षारक कहलाती है। उदाहरण में समझेंगे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि। क्षारकों की अम्लता के आधार पर वर्गीकरण। क्षारकों की अम्लता इस बात से निर्धारित होती है कि उसमें कितने हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित हैं तथा वह कितने हाइड्रोजन आयनों के साथ संयोजित होता है। अम्लीयता के आधार पर क्षारक 3 प्रकार के होते हैं। एकल अम्लीय क्षारक, दूसरा हो जाएगा द्वि अम्लीय क्षारक, जो कि हम सब आगे देख ले त्रिअम्लीय क्षारक। चलिए तीनों को देखते हैं। एकल अम्लीय क्षारक में समझेंगे इन क्षारकों में केवल एक हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं तथा ये केवल एक हाइड्रोजन आयन के साथ संयोजित होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड में हो जाएगा NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आदि। द्वि अम्लीय क्षारक में समझेंगे इन क्षारकों में 2 हाइड्रोक्सिलिक आयन उपस्थित होते हैं तथा ये 2 हाइड्रोजन आयनों के साथ संयोजित होते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg आउट ऑफ 2 हो जाएगा। फेरस हाइड्रोक्साइड हो जाएगा Fe आउट ऑफ 2 आदि। त्रिअम्लीय क्षारक में समझेंगे इन क्षारकों में 3 हाइड्रोक्सिलिक आयन उपस्थित होते हैं तथा ये 3 हाइड्रोजन आयनों के साथ संयोजित होते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा Al आउट ऑफ 3। क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म समझते हैं। धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्षारक धातुओं के साथ अभिक्रिया समझेंगे। जैसे क्षारक क्या करता है, धातुओं के साथ अभिक्रिया करके सामान्यतः लवण एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये लाइन याद रखना है कि क्षारक क्या करता है, धातुओं के साथ अभिक्रिया यदि किया, क्षारक और धातु को अभिक्रिया करवाने तो लवण और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, का निर्माण होगा। परंतु सभी क्षारक धातु अभिकारकों में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। जैसे हम ले लें एल्यूमिनियम एक धातु है, और ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, क्षारक है। इससे बनेगा जल और बनेगा लवण, इसके बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। लवण में हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अम्लों के साथ अभिक्रिया करा दें। क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं और इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। और धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्षारक और धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं और यह अम्ल एवं क्षारकों के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान होता है, जिसमें हम समझते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और धात्विक ऑक्साइड है NaOH हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे निर्माण होगा सोडियम कार्बोनेट और जल। इसके बाद समझते हैं हम जल के साथ अभिक्रिया। यदि क्षारक यानी कि एल्कली को जल में घोलने पर वह क्या करेगा, हाइड्रोक्सिलिक अम्ल और हाइड्रोक्साइड आयन OH- उत्पन्न करते हैं। जैसे इसमें ले लेंगे NaOH, तो इसके साथ अभिक्रिया करा दें जल के साथ तो Na+ और OH- देगा, और KOH के साथ करा दें अभिक्रिया जल के साथ तो K+ हो जाएगा और OH- देगा। अच्छा देख लेते हैं क्षारक के उपयोग। क्षारकों के उपयोग में समझते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हो जाएगा चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा, जल एवं गंदे नालों के उपचार में। इसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, ये याद रखना। विरंजक चूर्ण, सीमेंट, प्लास्टर एवं मोर्टार के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में हो जाएगा, इसके जलीय विलयन को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। इसके अवशिष्ट जल के उपचार में होगा और अग्निरोधक के रूप में और प्रति अम्ल के रूप में भी इसका प्रयोग होगा। कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा CaO, बिना बुझा हुआ चूना। औषधीय उपयोग में कीटाणुनाशक, सीमेंट, कागज, उच्च श्रेणी के इस्पात के निर्माण में, कास्टिक सोडा के निर्माण में। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा MgO, मृदा, भूजल एवं पेयजल के उपचार में, विद्युत केबलों में तथा ताप रोधक के रूप में इसका प्रयोग होगा, तथा प्लाज्मा टीवी के डिस्प्ले पर सुरक्षात्मक लेपन भी इसी का किया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में समझते हैं KOH, जिसे कास्टिक पोटास भी कहा जाता है। क्षारीय बैटरियों में अपघटय के रूप में और मृदु साबुन, शैम्पू एवं शेविंग क्रीम के रूप में भी इसका उपयोग होता है। अम्लों एवं क्षारकों के विशिष्ट वैज्ञानिक संकल्पनाएं। अम्लों एवं क्षारकों को परिभाषित करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा कुछ विशिष्ट संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, जो क्या है, निम्नवत है। अर्हेनियस अम्ल एवं अर्हेनियस क्षारक को समझते हैं। स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांटे ऑगस्ट अर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता में वृद्धि करते हैं अर्हेनियस अम्ल कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिलिक अथवा हाइड्रोक्साइड आयन OH
की सांद्रता बढ़ाते हैं आर्हेनियस क्षारक कहलाते हैं। ये था आर्हेनियस के अनुसार। तो चलिए इसे समझते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी अम्ल एवं क्षारक सिद्धांत। अम्ल एवं क्षारकों को परिभाषित करने की दिशा में यह सिद्धांत 1923 में दो वैज्ञानिकों द्वारा स्वतंत्र रूप में दिया गया था, यानी कि जोहानसन निकोलस ब्रॉन्स्टेड जो कि डेनमार्क के थे तथा थॉमस मार्टिन लॉरी इंग्लैंड के था। इस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन H+ देने की क्षमता रखते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी अम्ल कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रोटॉन H+ ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्षारक कहलाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कोई पदार्थ केवल क्षार की उपस्थिति में ही अम्ल के गुण प्रदर्शित कर सकता है। ठीक उसी प्रकार कोई पदार्थ अम्ल की उपस्थिति में ही क्षार के गुण प्रदर्शित कर सकते हैं। जब कोई अम्लीय पदार्थ प्रोटॉन का त्याग करता है तो वह एक क्षारक का निर्माण करता है जिसे संलग्न क्षारक कहा जाता है, तथा जब कोई क्षारीय पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करता है तो वह एक अम्ल का निर्माण करता है जिसे संलग्न अम्ल कहा जाता है। संलग्न अम्ल के गुण को देखेंगे। इसमें हो जाएगा क्या, इसमें यदि ले लें जल ले लिए, इसके बाद ले लिए NH3, तो इससे बनेगा OH- और NH4 का निर्माण होगा। इस डायग्राम को थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप देख लें। लुईस अम्ल एवं क्षारक को समझते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक गिलबर्ट न्यूटन लुईस के अनुसार वह रासायनिक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखता है लुईस अम्ल कहलाता है। इसके विपरीत वह रासायनिक पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करने की क्षमता रखता है दुर्बल लुईस क्षारक कहलाते हैं। लवण समझते, इससे पहले समझते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है? अम्लराज अथवा एक्वारेजिया नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का 1:3 के अनुपात में मिश्रण। यह एक पीले नारंगी रंग का द्रव जिसमें से धुआं निकलता रहता है। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण के निर्माण की प्रक्रिया में एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी नोबेल धातुओं को भी गलाने की क्षमता रखता है। लवण के बारे में समझते हैं। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया से उत्पन्न यौगिक लवण कहलाता है। लवण एक क्या है? आयनिक यौगिक है जो विपरीत आवेशों वाले आयनों के समूह से निर्मित होता है। ये ध्यान रखना है इस डिफिनेशन इसके, यानी कि लवण कैसे बनता है। धनात्मक आवेश वाले आयन धनायन तथा ऋणात्मक आवेश वाले आयन ऋणायन कहलाते हैं। लवण में दोनों प्रकार के आयनों का संयोजन इस प्रकार होता है कि धनावेश एवं ऋणावेश में संतुलन होता है और लवण का शुद्ध आवेश शून्य होता है। ये पॉइंट को याद रखना है। अम्ल एवं क्षारक के लवण का निर्माण, यानी कि अम्ल एवं क्षारक से जो लवण का निर्माण हो रहा है इसे देखते हैं। जैसे अम्ल ले लेंगे और क्षारक ले लेंगे। जैसे अम्ल में लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इससे जल बनेगा और जल के साथ साथ बनेगा पोटेशियम क्लोराइड जो क्या है? लवण है। ये याद रखना है। लवण सामान्यतः धातु के धनायन तथा अधातु के ऋणायन के संयोग से निर्माण होते हैं। लवण के प्रकार को समझते हैं। जैसे इसमें लवण के प्रकार में हो जाएगा अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। इसका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। जबकि क्षार क्या करता है? इसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और उदासीन लवण में क्या होगा? इसका जलीय विलयन लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अच्छा, ये कंफ्यूजन होता है कि इसमें क्या होता है, याद रखना है ABR और BRB, यानी कि एसिड क्या करता है? एसिड ब्लू को रेड कर देता है और बेस क्या करता है? रेड को ब्लू कर देता है। ये याद रखना है ABR BRB। अम्लीय लवण समझते हैं। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण अम्लीय लवण कहलाता है। इसका pH मान 7 से कम होता है। और उदाहरण इसका समझ लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो जाएगा और मोनोसोडियम फॉस्फेट NaH2PO4 इसके उदाहरण हो जाएंगे। समझते हैं क्षार के बारे में। क्षारीय लवण को समझते हैं। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल अम्ल की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण क्षारीय लवण कहलाते हैं। इसका pH मान 7 से अधिक होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड Mg आउट ऑफ Cl हो जाएगा। जिंक क्लोराइड हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये इसका सूत्र है। उदासीन लवण को समझते हैं। उदासीन लवण में हो जाएगा प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण उदासीन लवण कहलाते हैं। इसका pH मान 7
साथ होता है। और उदाहरण के समझते हैं, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा KNO3, सोडियम सल्फेट हो जाएगा Na2SO4, पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा K2SO4। पीएच पैमाना को समझते हैं। पीएच का पूर्ण रूप होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पैमाना वर्ष 1909 में डेनमार्क के वैज्ञानिक SPL सोरेनसन द्वारा विकसित किया गया था। यह एक क्या है, लघुगणीय पैमाना है जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता को व्यक्त करता है। और इस प्रकार यह पैमाना जल में विलय पदार्थ की अम्लता तथा क्षारीयता का मापन करता है। पीएच मापन समझते हैं, ये बहुत बड़ा बात नहीं, तुरंत इसको देख लेते हैं। पीएच क्या होता है, शून्य यानी कि 0 से 14 तक लघुगणीय मान प्रदर्शित होता है, और 0 सर्वाधिक अम्लता को, और 7 उदासीन को, तथा 14 सर्वाधिक क्षारीयता को दर्शाता है। अच्छा, इसे पीएच स्केल से समझ लेते हैं। यानी कि अर्थात पीएच मापने पर 0 से 7 के मध्य अम्लीय प्रकृति को, तथा 7 से अधिक जो होगा एवं 14 तक ये होगा क्षारीय प्रकृति। इसे समझ लेते हैं, यहाँ तुरंत समझ में आ जाएगा। यानी कि 7 से जो कम है ये हो जाएगा अम्लीय, और 7 से जितने भी ज्यादा है ये हो जाएगा क्षारीय, और 7 के बराबर है तो ये हो जाएगा उदासीन प्रकृति की। एकदम सिंपल से समझना है। पीएच मान के आधार पर विलयन की प्रकृति समझते हैं। पीएच मान और ये विलयन की प्रकृति है। जैसे 0.5 या उससे अधिक हो जाएगा परबल अम्ल हो जाएगा। 7 से लेकर 10.5 के मध्य ये हो जाएगा दुर्बल क्षारक। 7 जो होगा उदासीन विलयन हो जाएगा, और 3.5 से लेकर 7 तक हो जाएगा दुर्बल अम्ल हो जाएगा, और 0.35 जो हो जाएगा इसका पीएच मान, ये क्या होगा, परबल अम्ल के उदाहरण हो जाएंगे। तो इसमें समझ लेते हैं कुछ, हम सब इसका नाम भी याद रख लेते हैं। जैसे कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान को समझ लेते हैं। जैसे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसका पीएच मान 0 होगा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होगा 1 हो जाएगा। बैटरी में प्रयुक्त जो अम्ल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक। जठर रस का हो जाएगा 0.2 से लेकर 2 तक। सिरका तथा नींबू रस हो जाएगा 0.2 से लेकर 0.4 तक। सोडा, शराब, संतरे का रस जो होगा 3.2 से लेकर 3.9 के बीच तक होगा। और बियर तथा टमाटर में हो जाएगा 4 से लेकर 4.4 तक। ब्लैक कॉफी में हो जाएगा 4.5 से लेकर 5.4 के बीच हो जाएगा। और अम्ल वर्षा जो होता है वो हो जाएगा 2 से लेकर 5.6 तक। सामान्य वर्षा जो हो जाएगा 5.6 से लेकर 6 तक हो जाएगा। दूध तथा लार में हो जाएगा 6.4 से लेकर 6.6 तक। शुद्ध जल हो जाएगा 7, और मानव मूत्र एवं रक्त का पीएच मान हो जाएगा 7.3 से लेकर 7.5 तक। समुद्री जल का हो जाएगा 7.5 से लेकर 8.4 तक हो जाएगा। बेकिंग सोडा तथा सोडा युक्त पेय में हो जाएगा 9.2 तक। प्रति अम्ल में हो जाएगा 10 से लेकर 11 तक। अमोनिया में हो जाएगा 11.6 तक। साबुन युक्त जो जल होगा वो 12.5 हो जाएगा। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा 13 हो जाएगा। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा 14 हो जाएगा। लार में हो जाएगा भोजन से पहले 7.4, लार भोजन के पश्चात हो जाएगा 6, दंत मंजन हो जाएगा 8 हो जाएगा। अंडा में हो जाएगा 7.4 हो जाएगा। अमाशय रस में हो जाएगा 1.5। इसमें समझते हैं पीएच मान और रंग। 1 से लेकर 2 तक हो जाएगा लाल हो जाएगा इसका, और ये पीएच मान यदि 4 है तो ये नारंगी का हो जाएगा। यदि 13 से लेकर 14 के बीच है तो बैगनी हो जाएगा। 7 है तो यदि हरा हो जाएगा। ये 8 है तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। कुछ लवण को देखेंगे, यानी कि कुछ सामान्य लवण एवं उसके उपयोग को देखते हैं। चलिए समझते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl जो है साधारण नमक जिसको बोलते हैं, इसका विशिष्ट तथ्य क्या है। समुद्री जल खारे जल की झीलों एवं खनिज रूप में प्राप्त होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। इसमें समझते हैं उपयोग इसका। भोजन निर्माण एवं आचार के परिरक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ पिघलाने के लिए, बेकिंग सोडा एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण के लिए इसका उपयोग होता है। समझते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा कास्टिक सोडा। इसमें हो जाएगा, यह एक क्या है, श्वेत ठोस आयनिक यौगिक है जो सोडियम या उनके ऑक्साइड पर जल की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। यह जल में पूर्णतः विलय, यह वायु में उपस्थित आर्द्रता तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। सोडियम लवण तथा डिटर्जेंट के निर्माण में, कागज के निर्माण के लिए लकड़ी की लुगदी बनाने में, बॉक्साइड अयस्क के शोधन में, और औद्योगिक सफाईकर्ता में भी इसका उपयोग होता है। इसमें समझ लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसमें हो जाएगा क्या, जैसे धोबन सोडा में हो जाएगा शुद्ध सोडियम कार्बोनेट श्वेत एवं गंधहीन चूर्ण होता है जो वायु से नमी का अवशोषण करता है। इसका स्वाद क्या होता है, तीक्ष्ण खारा होता है, और यह जल में क्या होता है, क्षारीय विलयन बनाता है। कांच, कागज, साबुन एवं बोरेक्स निर्माण में
ईंट निर्माण उद्योगों में अभिकर्ता के रूप में इसका उपयोग होता है। और जल की अस्थायी कठोरता के उपचार में होता है। दंत मंजन में होता है झाग, और अभिकर्ता के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हो जाएगा बेकिंग सोडा। यह श्वेत रवेदार ठोस जो प्रायः बारीक चूर्ण जैसा दिखाई देता है। इसका स्वाद हल्का नमकीन एवं खारा होता है, जो लगभग धोवन सोडा के क्या होते हैं, समान होते हैं। अग्निशामक में समझते हैं भोजन के निर्माण में क्या होता है, खमीर अभिकर्ता के रूप में होगा। पैनकेक, ब्रेड, वन आदि सेके हुए पदार्थों तथा तले हुए भोजन के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग अथवा इसी को ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण भी कहा जाता है। इसका विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। यह कार्बनिक पदार्थ एवं धातुओं से दूर ठंडे एवं शुष्क स्थानों पर रखा जाता है। ये क्या हो जाएगा, स्विमिंग पूल के सफाई में इसका उपयोग करेंगे। पेयजल के कीटनाशकों को मारने में करेंगे। कागज या ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। क्लोरोफॉर्म तथा नौ सिकुड़ने वाले ऊन के में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसमें समझते हैं सोडियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अथवा जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। यह जिप्सम को क्या करता है, 100 डिग्री पर गर्म करने पर यह प्राप्त होता है। यह श्वेत चूर्ण है जिसमें जल मिलाने पर यह पुनः ठोस जिप्सम में परिवर्तित हो जाते हैं। टूटी हड्डी को सही स्थान पर रखने में यह प्लास्टर का उपयोग किया जाता है। चौक जैसे अग्निरोधक पदार्थ, खिलौनों एवं सजावटी वस्तुओं के निर्माण में इसका उपयोग होता है। और गृह निर्माण में भी सतह को चिकना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग समझते हैं। यह क्षारीय प्रकृति का रवेदार लवण है। इसका रंग श्वेत से लेकर मटमैला तक होता है। यह जल में घुलनशील एवं ज्वलनशील है तथा पदार्थ के दहन को तीव्रता करता है, मतलब तीव्र कर देता है यह दहन। इसके समझते हैं ये उर्वरक हो जाएगा कांच, गन पाउडर यानी कि बारूद एवं औषधि निर्माण तथा संवेदनशील दांतों के लिए दंत मंजन के निर्माण में, रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, इसे बोलते हैं क्या, नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होते हैं, ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। विरंजक चूर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये जल में हो जाएगा पूर्णतः विलय होता है। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। पीएच मान निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है, ये किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन को दर्शाता है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 हो जाएगा। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन मतलब कौन सा तेजाब को मूल रसायन माना जाता है, H2SO4 हो जाएगा। इसे कथन मिलाना है, जिसे कथन एक में क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत ही अधिक होती है। इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों ही सही है, लेकिन क्या है आर क्या है, ए का सही क्या है, स्पष्टीकरण है। अगला समझते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हो जाएगा क्या, जैसे विरंजक सोडियम कार्बोनेट साधारणतः खाने वाला सोडा जिसे बेकिंग सोडा के रूप में किया जाता है, ये क्या है, गलत है। अग्निशामकों में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, ये क्या है, सही है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है, ये भी क्या है, सही, यानी कि 2 और 3 क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना जो सोडा है वाटर, वो क्या कहलाएगा, अम्लीय प्रकृति का होता है। मतलब किस प्रकार का होता है, वो अम्लीय प्रकृति का। खाने का नमक किससे बनता है, ये हो जाएगा क्या, मजबूत अम्ल एवं मजबूत क्षार से बनाया जाता है इसको। 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, बिलियन का पीएच मान क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि ये क्या कर रहा है, लाल लिटमस पत्र को, यानी कि हम अभी देखे थे ABR और देखे थे RBA, यानी कि ये क्या कर रहा है, लाल को क्या कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है। यही देख रहे हैं कि लाल को नीला कर दे रहा है, यानी कि ये हो जाएगा R, यानी कि ये रेड को क्या कर रहा है, रेड को ब्लू कर दे रहा है, सॉरी, इसमें हो जाएगा ABR और हो जाएगा BRB, ये होता है। इसे मिटा लेते हैं। इसका होता है जैसे ABR और होता है BRB। अच्छा देखते हैं, रेड को यदि ब्लू कर रहा है तो ये हो जाएगा बेस, तो इसमें बेस कोई है ये नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हम सब अभी तुरंत पढ़े थे, एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड कर देता है, और बेस क्या करता है, रेड को ब्लू कर देता है। तो ये बेस है, क्योंकि 7 से ज्यादा वैल्यू होना चाहिए, जो कि इनमें से किसी का नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। यानी कि स्वर्ण कारकों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारियज या निम्नलिखित को
मिलाकर बनाया जाता है। ये हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल समझते हैं, सिट्रिक अम्ल युक्त मुक्त रूप से किस में पाया जाता है? ये नींबू में पाया जाता है। विटामिन सी किस अन्य नाम से जाना जाता है? एक्सकार्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाएगा। अगले अध्याय जो होगा 7 यानी कि 7वां अध्याय होगा, इसमें हम पढ़ेंगे गैसीय नियम को। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।